हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत बल। कौन कौन से टॉपिक हैं आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले आज स्टार्ट हम करते हैं स्थिर वैद्युत को। स्थिर वैद्युत को अगर आप देखें, यूनिट का हमारा नाम है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो स्थिर वैद्युत दो अलग अलग शब्दों से बना है। स्थिर मतलब रुका, और वैद्युत को हम एक प्रकार शक्ति कह सकते हैं। किसी वस्तु की इस प्रकार की शक्ति जिससे वो अपने आसपास रखी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके या प्रतिकर्षित करे, उसकी इस प्रकार की शक्ति को विद्युत कहते हैं या वैद्युत कहते हैं। और अगर उस विद्युत को उस वस्तु से प्रवाहित ना होने दिया जाए, उसको रोक लिया जाए, तो वो क्या कहलाने लगता है? हमारा स्थिर वैद्युत। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत को। नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बिजली का चमकना होता है, या मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे छोटे बच्चे जो आपके होते हैं, या हम लोग बचपन में हमने किए होंगे, कुछ गेम्स खेले होंगे कि हम क्या करते थे, छोटे छोटे कागज के हमने टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को एक जमीन पे डाल दिया, उसके बाद एक स्केल निकाला, पटरी, उसको अपने बालों पे रगड़ा और उसको चिपकाते थे, तो वो कागज के टुकड़े उस कागज से चिपक जाते। ऐसा क्यों होता था? ऐसा होता था स्थिर वैद्युत कारण। ये स्थिर वैद्युत की घटना थी, क्योंकि बचपन में हमें नहीं समझ में आता था, लेकिन ये स्थिर वैद्युत के ही कारण होता है। वहां पर स्थिर वैद्युत होती है, क्योंकि जो आवेश होते हैं वो इस प्रकार की शक्ति स्केल में दे देते हैं, जिससे वो उन कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्थिर वैद्युत के अनुप्रयोग क्या क्या है। स्थिर वैद्युत के अनुप्रयोग बहुत सारे हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, मैं आपको वो यहाँ पे बताने जा रहा हूं, उनको आप देख लेंगे एक बार। स्थिर वैद्युत के अनुप्रयोग ये मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। उन अनुप्रयोगों को आप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रदूषण कम करने में। आप मैं समझाता जाऊंगा, आप बिल्कुल नोट जरूर करेंगे। कॉम्पिटिशन में कभी कभी पूछ ले जाते हैं, एक नंबर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। दूसरा इसका स्प्रे पेंट करने में, स्प्रे करके जो पेंट किया जाता है उसको करने में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इसका जो एक इंपॉर्टेंट यूज है, रेडार, टेलीविजन आदि यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा एक और इंपॉर्टेंट एक इसका उपयोग है फोटोस्टेट की मशीन। ये कुछ ऐसे अनुप्रयोग हैं जो स्थिर विद्युत की सहायता से इस सिद्धांत को उपयोग करते ही किए जाते हैं। एक और है उच्च विभव को प्राप्त करने में, उच्च विभव को प्राप्त करने में। ये 5 ऐसे अनुप्रयोग हैं जो स्थिर विद्युत की सहायता से ही किए जाते हैं। आप इनको प्रॉपर्ली नोट करते रहेंगे। तो यहां पर बात हो चुकी है स्थिर विद्युत के अनुप्रयोग हमने पढ़ लिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आवेश को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। किसी वस्तु के परमाणु में हुई इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को हम क्या कहते हैं? आवेश। और इसे Q या कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक इसका क्या होता है? कूलम। इसकी विमा AT। ऐसा ही मात्रक कूलम होता है और CGS मात्रक स्टेट कूलम होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश की व्याख्या। बड़ा ही आसान है, बस इसको आप जरा ढंग से समझते हो। उस वस्तु की न्यूनतम इकाई को हम क्या कहते हैं? परमाणु। हर एक परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक भाग नाभिक होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? हमेशा बराबर होती है, सभी को पता है। लेकिन बाहरी ऊर्जा प्राप्त करने पर, अगर हम मान लो इसको कहीं बाहर से ऊर्जा देते, तो बाहरी ऊर्जा प्राप्त करने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाए, नाभिक से दूर चला जाए। इससे क्या होगा? जब बाहरी से ऊर्जा उसको प्राप्त होगी इलेक्ट्रॉन को, तो वो नाभिक से दूर चला जाएगा। इससे होगा क्या? परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं रहेगी, उनकी संख्याओं में अंतर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या में आए हुए इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं? वस्तु पर उपस्थित आवेश कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। किसी वस्तु के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या में आए हुए अंतर को ही उस वस्तु पर उपस्थित आवेश कहते हैं। ठीक है, ये आपका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश की व्याख्या थी। एक बार फिर से आप समझ ले, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वस्तु की न्यूनतम इकाई परमाणु होती है। परमाणु 2 भागों है उसके, एक नाभिक है, एक इलेक्ट्रॉन है।
आपको पता है प्रत्येक परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि बाहर से कोई ऊर्जा प्राप्त कर लेता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है, और नाभिक से जब दूर जाता है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नहीं रहते। इनकी संख्या में जो अंतर आ जाता है वही वस्तु पर उपस्थित आवेश कहलाता है। ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, इसको मैं रफ करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश के। आवेश केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक। धनावेश और ऋणावेश जिन्हें हम कहते हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक था। इसके बाद हम बात करते हैं आवेश के गुणों की। आवेश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है। इसका बोर्ड परीक्षा में से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। आवेश के गुण जो इंपॉर्टेंट गुण है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आवेश संरक्षण, हमेशा संरक्षित रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांटीकरण की प्रकृति होती है, क्वांटीकरण की प्रकृति। तीसरा इंपॉर्टेंट आवेशों के योग का गुण, आवेशों के योग का गुण। चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी आवेशों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण। और लास्ट गुण है विद्युत प्रेरण। ये टोटल आपके 5 गुण आवेशों के मध्य पाए जाते हैं। मैं एक एक करके इन सारे गुणों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण है कि आप सिंपली समझे, सपोज करिए एक डस्टर होकर एक मार्कर होकर दिख रहा है। इस डस्टर पे मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश उपस्थित है और इस पर 10 इलेक्ट्रॉन इस पर भी उपस्थित है। अगर मान लीजिए किसी भी अवस्था में या बाहरी स्रोत के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इससे 5 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, तो घर्षण से पहले इस पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 20 टोटल पूरे निकाय पर। चूंकि एक निकाय है, 2 वस्तुओं का एक निकाय है, मान लो 2 बिंदु आवेश है, इस तरीके से मान लेता हूं, तो घर्षण से पहले इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 20, और घर्षण के बाद भी टोटल इलेक्ट्रॉन 20 ही है, क्योंकि जो 5 इधर से ट्रांसफर हुए वो इस मार्कर पर आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अपने कितने रहे, 20 ही रहे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का कोई नष्ट नहीं हुआ, ना कोई इलेक्ट्रॉन नष्ट हुए हैं, न कहीं से उत्पन्न हुए हैं, न ज्यादा हुए न कम हुए, यानी वो आवेश क्या रहता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। दूसरा है क्वांटीकरण की प्रकृति। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के क्या होता है, n गुना होता है। क्वांटीकरण की प्रकृति कहती है कि मान लीजिए अगर वस्तु पर आवेश Q है, कैपिटल Q, तो उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश के n गुणनफल के क्या होता है, बराबर। कहने का मतलब है मान लीजिए किसी वस्तु का आवेश Q है, तो उस वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ये कभी भी ये नहीं हो सकता किसी वस्तु पर आवेश 5.5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो। ये हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, 7, 8 इस तरीके से एक पूर्ण संख्या होगी यहाँ पर, ठीक है। कोई हाफ कोई ऐसे नंबर नहीं होता, पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आवेशों का योग का गुण। ये एक निकाय है, एक वर्ग है जिसके चारों कोणों पर बिंदु आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4। तो इन चारों आवेशों का जो योग होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इन चारों का योग ही निकाय का कुल आवेश कहलाएगा। इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो इन चारों बिंदु आवेशों के योग के बराबर होगा। इसको ही हम आवेशों के योग का गुण कहते हैं। अगला टॉपिक है आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण। समान आवेश हमेशा समान आवेश यानी धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। कहने का मतलब यहां पर अगर 2 प्लस चार्ज है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। और अगर अलग अलग विपरीत आवेश वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है आवेशन की विधियां। आप सोच रहे होंगे कि सर ने इसे विद्युत प्रेरण नहीं पढ़ा है, क्योंकि आवेशन की विधियों में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए मैंने उसको इसी में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां 3 है, कुल सिंपल है। पहली विधि ही है प्रेरण, इसीलिए मैंने उसको वहां पर रोक दिया था। दूसरी विधि है आपकी भौतिक स्पर्श, और लास्ट जो आपकी विधि है घर्षण। बड़ा आसान है, आप समझ लीजिए। प्रेरण वह प्रक्रिया है अगर किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है तो उस वस्तु के कारण उस वस्तु के पास रखी हुई दूसरी वस्तु में अगर कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है इस वस्तु के प्रभाव से, तो इस प्रक्रिया को ही विद्युत प्रेरण कहते हैं। एक बार फिर से समझे। सपोज करिए इस रजिस्टर पर कुछ आवेश उपस्थित है और एक मार्कर में इसके पास रख रहे हैं, तो इसके प्रभाव के कारण अगर इस मार्कर में कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है अपने आप, तो इस प्रक्रिया को ही विद्युत प्रेरण कहा जाता है, और यही प्रेरण का गुण आवेशों में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा भौतिक स्पर्श, डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर डायरेक्टली इसको अगर मान लीजिए इस रजिस्टर पर आवेश और मैं इस मार्कर को डायरेक्टली इससे टच कराऊं, सीधा स्पर्श कराऊं, तो इस भौतिक स्पर्श के द्वारा इस पर जो आवेश स्थानांतरित हो जाएगा वो विधि कहलाती है भौतिक स्पर्श। और तीसरी जो आपकी विधि है घर्षण, वो सीधा सा हमको सिंपल समझ में आ रहा है। अगर हम दोनों रजिस्टर और मार्कर को आपस में रगड़ेंगे तो जो इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा, वो कौन सी विधि आपकी कहलाएगी? घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न करना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे और कूलाम के नियम के महत्व, कूलाम के नियम का सदिश रूप, इन सभी का नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी सभी लोग घर पे रहें और घर से ही पढ़ें। मेरी 2 बातों का आप जरूर विशेष ध्यान रखें, और वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाके कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो नई अपलोड होगी उससे नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।